नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंगल में 10,000 लीटर कच्ची शराब मिली है। यह बड़ी खबर इस समय की। हरिद्वार से पुलिस ने 10,000 लीटर शराब नष्ट किया है। ड्रोन ने अवैध शराब की पोल खोली है। मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बड़ी खबर इस समय की। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस समय की है हरिद्वार से, जहां पे 10,000 लीटर शराब बरामद की गई, जिसे नष्ट किया गया है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान यह सफलता मिली है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। तो जंगल में करीब 10,000 लीटर शराब मिली, जिसे नष्ट कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, ड्रोन ने अवैध शराब की पोल खोली है। और आपको बता दें कि कार्रवाई भी लगातार जारी है। 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त की जोशीमठ से आपको बता रहे हैं। स्थायी विस्थापन के लिए पीपलकोटी में जमीन चिन्हित की गई है। पहले चरण में यहां 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा। शहर से 36 किलोमीटर दूर स्थित पीपलकोटी में यह व्यवस्था की जाएगी। चमोली जिला प्रशासन ने 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। जल्द भवनों के लेआउट बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली जिला प्रशासन ने 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। और आपको बताएं कि जल्द ही यहां पे भवनों के लेआउट का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले चरण में करीब 125 से 30 परिवारों को बसाए जाने को लेकर पीपलकोटी में जमीन चिन्हित कर ली गई है। पहले चरण में यहां करीब 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा। शहर से करीब 36 किलोमीटर दूरी पर यह पीपलकोटी स्थित है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या जानकारी? करीब 125 से 130 परिवारों को बसाने के लिए जगह चुन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि जनपद चमोली का जो प्रशासन है लगातार 2 हफ्ते से जो तरह से जोशीमठ अपनी आपदा को झेल रहा था, तो लेकर जो है 1 करोड़ से ऊपर की जो फंडिंग राशि जो है जिला प्रशासन ने दे दी है। उसके बाद जो है पीपलकोटी 4 जगह, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको 4 जगह जो है जनपद चमोली की विस्थापन जोशीमठ को लेकर चुन दी गई है। उर्गम पहला स्थान है, उसके बाद पीपलकोटी है, उसके बाद ढाक है, उसके बाद जनतापुर है। तो 2 जगह जिक्र आपने किया वो पीपलकोटी है। अभी पीपलकोटी का सर्वे यहाँ पे हो चुका है और जो 125 लोगों के घर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको जो है 130 परिवार हैं, इनको यहाँ पे जगह चिन्हित करके इनको दिखाने का काम भी आज से प्रशासन कर रहा है कि आप जगह देखिए, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये जगह है और सरकारी भूमि है। तो कहीं ना कहीं पीपलकोटी का जो एरिया है वो सेंसिटिव एरिया तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन अस्थायी हट यहाँ पे बनाए जाएंगे। यानी अभी स्थायी पुनर्वास की अभी कोई बात नहीं है अभी तक, लेकिन एक राहत भरी खबर जरूर है कि 125 लोगों को जो घर टूट गए थे, जो रहने लायक नहीं थे, उनका जो है पीपलकोटी में चयन कर लिया गया है। और उसके बाद का जो आगे का जो प्रोसेस चल रहा है नहीं, तो अब इसमें पुष्कर रोड मैप क्या है फिर? पहले अस्थाई फिर स्थायी, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि एक स्थायी व्यवस्था हो? क्योंकि हर रोज घर छोड़ना ये कितना दुखद होता है, ये शायद यही लोग समझ सकते हैं, इनसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता है। तो एक स्थायी व्यवस्था को लेकर के ही क्यों नहीं विचार किया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि स्थायी जो इनका रहने का स्थान यहाँ पे जो चिन्हित, अभी क्योंकि अभी ढाक जोशीमठ का जो ढाक वाला एरिया है और तपोवन वाला एरिया है, यहाँ के लोग, जोशीमठ के लोग चाहते हैं कि हमको इसी उर्गम घाटी से लेकर ढाक और तपोवन में बसाया जाए। उसके बाद जो पीपलकोटी, वो क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया हुआ है जनपद चमोली को लेकर, तो इसको लेकर जो है जनपद चमोली का जो प्रशासन है वो पीपलकोटी को इसलिए चुना गया कि यहाँ पे जो है कम लागत में जो है जो 125 लोगों के जो घर बनेंगे कम लागत में यहाँ पे बनेंगे। हालांकि मुआवजा यहाँ पे दे दिया गया है, मुआवजा आवंटन हो गया है, लेकिन स्थायी हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा फैसला लिया जाए कि जो पीपलकोटी में जो स्थायी घर इस समय बन रहे हैं वो स्थायी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पुष्कर आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पे अपडेट आपसे लेंगे। जोशीमठ आपदा के 2 सप्ताह बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक
स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। देर रात आक्रोशित परिवार ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें भी होटलों की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके घर पर अभी कोई लाल निशान नहीं लगाए गए हैं, लेकिन उनसे घर खाली करवा दिया गया है। प्रशासन ने जो लिस्ट बनाई है उनमें उनके नाम दर्ज तक नहीं है। आपदा प्रभावित लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो अपनी छत पर ही रात दिन बैठे रहेंगे। हाँ, चाहिए बस। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हम और किस फोन लगे? रमेश चंद्र सती को मैं याद करना चाहूंगा, जो निस्वार्थ भाव से लगा रहता था। तो वहीं जोशीमठ आपदा में राहत बचाव के साथ विस्थापन को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर काम भी कर रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग ने जोशीमठ क्षेत्र के तल्ला बड़गिंडा गांव के 41 प्रभावित परिवार और घोनी क्षेत्र के 5 परिवारों को विस्थापन दिया। प्रभावितों को एक संदेश दिया जा रहा है कि जल्द यहां के प्रभावितों पर भी सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। फिलहाल जीएसआई के वैज्ञानिकों ने भी जोशीमठ नगर के प्रभावित परिवारों के लिए ढाक कोठी, बाग उद्यान विभाग और पीपल कोठी को सुरक्षित घोषित कर दिया। रमेश चंद्र सती को मैं याद करना चाहूंगा, जो निस्वार्थ भाव से लगा रहता था। तो सहयोगी पुष्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर, अब देखिए, जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था, स्थायी की मांग यही की जा रही है। लोग जो हैं वो प्रभावित हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है, उनका आक्रोश साफ तौर पे दिख रहा है। तो स्थायी को लेकर के उनकी मांग है कि अगर विस्थापन भी हो तो कम से कम स्थायी तो कीजिए, और जो होटलों की तर्ज पे मुआवजा तो दीजिए, चीजें तो आप दीजिए, हम यहां से हटेंगे तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभिषेक, क्योंकि लोग जो है नरसिंह मंदिर के एरिया वाला जो इसको खाली यहाँ पे लोगों को भी करा दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुंचा है। हाँ, हालांकि जो है कल रात का जिस तरह से आपने विजुअल भी देखोगे, कल रात यहाँ पे प्रशासन जरूर गया है, एसडीएम गए हैं, पुलिस प्रशासन गया है। हालांकि इन लोगों के घर जो है खाली यहाँ से करा दिए गए थे और उसके बाद ये लोग जो है अपने ही छत पे सो रहे थे। तो जब ये खबर उठी तो उसके बाद जो है जनपद चमोली का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन वो यहाँ पे पहुंचा था और इनका जो है मार्गदर्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन उनको भी जो 1.5 लाख की जो सामग्री पहुंचाने के लिए जो सरकार दे रही थी वो नहीं मिल पाया है। तो लोगों में यहाँ पे आक्रोश भी देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अनदेखी भी कर दी गई, क्योंकि इनके घर खाली करा दिया गया और उनको होटलों में ठहरा दिया गया। आपकी कोई प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है? अभी भी इतनी लापरवाही क्यों? अब तो कम से कम सजग हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि अधिकारी जब यदि सजग हो जाते हैं या अधिकारी जब सजग नहीं होते हैं तो उसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है। हालांकि जोशीमठ की जब हमने खबर उठाई थी, जरूर जो जिलाधिकारी है यहाँ पे, उप जिलाधिकारी जो कुमकुम जोशी है, ये गए हैं धरातल पे और इनका मार्गदर्शन भी जो उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। तो एक राहत भरी खबर जरूर है अभिषेक की जोशीमठ में। जिस तरह से जो आपने विस्थापन वाली बात करी या स्थायी निवास की आपने बात करी, तो स्थायी निवास को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि उसके बाद आज हो सकता है कि आज जो जिलाधिकारी एक मीटिंग भी करें पीपल कोठी को लेकर, कि जिन लोगों को पीपल कोठी बसना है उनको जो है पीपल कोठी का स्थायी भूमि यहाँ पे दी जाए, जिन लोगों को ढाक में बसना है या जिन लोगों को जो है तपोवन में बसना है और जिन लोगों को जो है उर्गम में बसना है, तो इस तरह का एक मार्गदर्शन भी यहाँ पे किया जाएगा, एक आंकलन भी यहाँ पे दिया जाएगा कि किन लोगों को कहाँ तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इनकी समस्याओं का समाधान हो और स्थायी समाधान हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच खबर देहरादून से है, जहां चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि जोशीमठ में आई आपदा के कारण पूरा शहर प्रभावित हो गया है। वहां की जमीन लगातार धंस रही है, जिसके कारण कई मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जमींदोज होने के कगार पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। हमारी मांग है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के पीड़ितों को भी मुआवजा देने का काम सरकार करे। खबर
हरिद्वार से है, जहां सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने लोहड़ी के मौके पर दीप गंगा सोसाइटी में शराब पीकर जमकर हंगामा किया। मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के एमडी रोहित मीना से बात कर रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामला बढ़ता देख सिडकुल के मैनेजर ने माफीनामा भी लिखकर दिया था, लेकिन जैसे ही मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने आया, उन्होंने गिरधर रावत को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, जिसके बाद मैंने सिडकुल के एमडी रोहित मीना से बात की और रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को उनकी गलती की सजा देने के लिए कहा है। मुझे एक शिकायत मिली थी, यहाँ के सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किसी महिला के साथ हत्या की गई है। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी है। वो शराब के नशे में थे, ऐसा आप के द्वारा बताया गया है। और मैंने तुरंत सिडकुल के एमडी रोहित मीणा से दूरभाष से बात की है। उनको सस्पेंड किया जाएगा, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जांच में अगर और दोषी पाए जाते हैं और भी इससे बड़ी सजा उनको दी जाएगी, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। कहीं भी किसी प्रकार की नेता बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बिल्कुल पास से हमारी सरकार चल रही है और कहीं भी कोई मामला संज्ञान में आता है, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के रानीपुर में नाले में एक महिला का शव मिलने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शव पानी में ऊपर ना आए, इसके लिए उसकी कमर पर आरोपी ने रेत से भरा एक कट्टा भी रख दिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को नाले से निकाल पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतका की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि शव करीब 30 वर्षीय महिला का बताया जा रहा है। मामले में हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रानीपुर के गैस प्लांट चौकी के पास नाले में एक शव की सूचना मिली। प्राप्त हुई थी कि एक 40-45 साल की उम्र की महिला का जो है एक शव नाले में गिरा हुआ है और नाला भी बहुत गहरा नहीं था, बहुत नॉर्मल जिसमें पानी जाता है और ये इंडस्ट्रियल एरिया के पास की बात थी। चूँकि महिला से संबंधित अपराध से सूचना थी, इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। प्राथमिक रूप से देख के ऐसा लगता है कि ये नेचुरल घटना नहीं है कि कोई चलते में या किसी कारणों से नाले में गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। कहीं ना कहीं जो अब शव का जो गिरने की जगह थी और जो परिस्थितियां थी वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। चूँकि अभी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसको पोस्टमार्टम के बाद और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट हो पाएगा। प्राथमिक जानकारी जो की गई थी, जिस आधार पर पता चला कि महिला सहारनपुर की रहने वाली थी और यहाँ पर काफ़ी सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रही थी और इस जानकारी के आधार पर भी टीमें लगाई गई हैं। चूँकि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो परिस्थितियां बनी है, जो जानकारी मिली, उस पर टीम को लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल के दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी और कोई आपराधिक घटना अगर हुई होगी तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं जो अपराधी होगा उस तक पहुंचने में कामयाब होंगे। हरिद्वार में इलेक्ट्रोपैथी को स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिलने के बाद से लाखों चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिद्वार के चिकित्सकों ने ईएमए के केंद्रीय कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीएस चौहान को सम्मानित किया। ऐसे में ईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीएस चौहान का कहना है कि इलेक्ट्रोपैथी को लेकर 6 साल पहले कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे रही है। देश में इलेक्ट्रोपैथी काउंसिल बनने से इसके चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति मिलने में आसानी होगी। और इलेक्ट्रोपैथी को स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रपोजल लंबे समय से, जब से हम इलेक्ट्रोपैथी में हमारी डिमांड। आज ईएमए इंडिया के हरिद्वार जनपद तथा उत्तराखंड की इकाई के द्वारा हर्ष संस्कृति कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो आईडीसी कमेटी बनी हुई थी 6 साल पहले, और वो 6 साल तक जो है प्रपोजल्स ईएमए ने दिए और ईएमए ने एविडेंस दिए और वो क्राइटेरिया 7 पूरे करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडीसी ने एक रिपोर्ट जो है वो देने जा रही है, जिससे इलेक्ट्रोपैथी
के चिकित्सकों की राह आसान हो गई है, उनका फ्यूचर ब्राइट हो गया है और शीघ्र ही काउंसिल बनने जा रही है और जिससे जो है अब हमारे इलाके चिकित्सक जो है शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी नियुक्ति का मार्ग खुल गया है। हरिद्वार में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं। इसी के तहत आज ओएनजीसी ने धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम में लगभग 1500 बच्चों को स्कूली बैग और डेस्क किट बांटी। ओएनजीसी के माध्यम से पूरे देश भर में 75,000 स्कूल बैग डेस्क किट बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में ओएनजीसी से कृष्ण चौहान का कहना है कि भारत को आज 75 वर्ष आजाद हुए हो गए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारत में 75,000 स्कूल बैग डेस्क किट बांटे जाने का लक्ष्य है। आज हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1500 बच्चों को स्कूल बैग डेस्क किट बांटी गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन और ओएनजीसी फाउंडेशन के तत्वाधान में संयुक्त उपक्रम में हम लोगों ने जो बच्चे ऐसे जो ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं उनके लिए एक डेस्क किट, ऐसी किट जो डेस्क के रूप में हो और जिसको बैग में हम रख सकते हैं, और एक पानी की बोतल जिससे हम साफ़ पानी पी सकें, ऐसा बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। कुल मिला के लगभग 1500 हमने हरिद्वार में आसपास के क्षेत्रों में जो गाँव के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने वितरित कराया है। और आज़ादी के 75 साल होने पर लगभग 75,000 डेस्क किट पूरे देश में वितरण करने की योजना है। और निश्चित रूप से हम ग्रास रूट पे जो बच्चे ऐसे गरीब हैं और जिसके पास साधन संपन्न नहीं है, उन तक इन डेस्क किट के माध्यम से पहुंचेंगे और अपना संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत को आज 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर में ये हमने पूरे भारत में 75,000 डेस्क किट बांटी जाएंगी जगह जगह पे। आज हमने हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा संस्थान में 1500 डेस्क किट का वितरण किया है। हरिद्वार के ज्वालापुर में 2 समुदाय के बवाल के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सड़क चलती नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट और पथराव का मामला सामने आया था। ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। देहरादून में लगातार स्मार्ट सिटी का काम जोरों पर है, जिसके चलते व्यापारियों के साथ साथ आम जनमानस को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका का कहना है कि स्मार्ट सिटी के 10 काम पूरे हो चुके हैं। साथ ही बाजार और परेड ग्राउंड का काम भी समाप्ति की ओर है और बचे हुए कार्यों के लिए भी टेंडर कर दिए गए हैं। जल्द ही उन पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी जैसे हमारे जो जैसे पहले भी ब्रीफिंग में बताया गया, 10 काम तो हमारे ऑलमोस्ट पूरे हैं और जो काम बच गए हैं वो जैसे परेड ग्राउंड, पल्टन और ये 2 कार्य ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में हैं। हमारे ग्रीन बिल्डिंग का काम शुरू हमने कर ही दिया है और जो रोड्स के काम थे जो हमारे मेजर रुके हुए थे वो सभी अब क्योंकि टेंडर हो गया है तो शुरू हो गए। यूटिलिटी शिफ्टिंग आप भी देख रहे होंगे रोड्स पे चालू हो गई। हल्द्वानी में पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा भी शामिल हुए। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जिस पर हमेशा भरोसा विश्वास किया गया है और उस संस्था के
अभियुक्त जो रहा है, लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में पटवारी पेपर लीक हुआ है, अभियुक्त गिरफ्तार हैं, बेल भी हो जाएगी। लेकिन हमारा सवाल है कि जो पीसीएस परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा, उसमें तत्कालीन अनुभव अधिकारी जो रहा है वो पटवारी भर्ती घोटाले में पेपर लीक में मुख्य अभियुक्त है, और उसने जो सिलेबस तैयार किया है वह मुख्य परीक्षा सिविल्स का तैयार किया है। तो स्पष्ट है कि इसमें भी बहुत बड़ा खेल हुआ होगा। हम चाहते हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित हों और जो हमारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान जिन्होंने कई महीनों से, कई सालों से परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनका चयन हो। इसीलिए इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारी मांग है और नौजवानों की मांग है, जो परीक्षा में देने जा रहे हैं उनकी मांग है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।